ये कहानी है एक ऐसे चोर की जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शहर के सब बैंकों को लूटता है और उसकी प्लानिंग इतनी खतरनाक होती है कि पूरे शहर की पुलिस उनको रोक नहीं पाती। तब उसके पीछे शहर के सबसे बेहतरीन डिटेक्टिव को लगाया जाता है। अब एक तरफ नील है जो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ है हाना जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन स्टेशन से, जहाँ पर हम नील मैककॉली नाम के आदमी को देखते हैं। नील मैककॉली इस शहर का सबसे बड़ा चोर है। वो किसी भी बैंक को लूट सकता है क्योंकि नील की प्लानिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अभी नील अपनी प्लानिंग के अनुसार सीधे एक लोकल हॉस्पिटल में घुस जाता है। पैरामेडिक की वर्दी की वजह से कोई उसे नोटिस ही नहीं करता। वो आराम से इमरजेंसी एरिया में घूमता है जैसे उसका रोज का काम हो। चलते चलते नील चारों तरफ ध्यान रखता है, कौन कहाँ है, क्या चल रहा है, सब उसकी नजर में है। फिर वो बिना किसी शक के एम्बुलेंस में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर नील का साथी क्रिस एक कंस्ट्रक्शन सप्लायर से चुपचाप बहुत खतरनाक विस्फोटक खरीद लेता है। अब सीन कट होता है और हमें लेफ्टिनेंट विंसेंट हाना को दिखाया जाता है। विंसेंट डकैती और मर्डर केस संभालने वाला तेज और सख्त पुलिस अफसर है। वो घर से निकलते वक्त अपने परिवार को अलविदा कहता है और सीधे ड्यूटी पर निकल जाता है। अब असली प्लान एक्टिव होता है। नील, क्रिस और उनके 3 और साथी माइकल, ट्रेजो और वेनग्रो मिलकर एक बख्तरबंद ट्रक को लूटने की तैयारी कर लेते हैं। नील और क्रिस अभी भी पैरामेडिक की ड्रेस में है। वो चोरी की हुई एम्बुलेंस को वेनिस बुलेवार्ड पर खड़ा कर देते हैं। उसी समय माइकल वेनग्रो को एक बार से उठाता है और उसे एक चोरी किए गए हरे रंग के टो ट्रक में बैठा देता है। फिर ये टो ट्रक हाईवे के नीचे छुपा दिया जाता है। अब ट्रेजो की बारी आती है। जैसे ही बख्तरबंद ट्रक डिपो से बाहर निकलता है, ट्रेजो उसका पीछा करता है और रेडियो पर उसकी लाइव लोकेशन बताने लगता है। सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं। गाड़ियां सही पोजीशन में आ जाती हैं और जैसे ही माइकल टो ट्रक लेकर पास आता है, नील अपनी चाल चलता है। वो एम्बुलेंस को रास्ते के बीच में रोक देता है। कारण सामने से आ रहा बख्तरबंद ट्रक अचानक रुकने पर मजबूर हो जाता है। नील ने उसे अपने हिसाब से रोक लिया है। पीछे बैठे दोनों गार्ड आराम से अखबार पढ़ रहे होते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। अचानक पीछे से टो ट्रक पूरी रफ्तार में आता है और बख्तरबंद ट्रक को जोरदार टक्कर मारता है और ट्रक पलट जाता है। नील और उसके साथी अपनी गाड़ियों से बाहर कूदते हैं। सबके हाथों में बंदूकें ली हुई हैं। नील तुरंत टाइमर ऑन कर देता है। ट्रेजो सबको याद दिलाता है कि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। क्रिस ट्रक के पीछे के दरवाजे पर एक विस्फोटक चार्ज लगाता है और धमाका कर देता है। नील और माइकल ट्रक के अंदर घुसते हैं। तीनों गार्ड्स को बाहर निकाल देते हैं और इन तीनों गार्ड्स पर नजर रखने की जिम्मेदारी वेनग्रो को दी जाती है, जो बंदूक तान कर उन्हें कंट्रोल में रखता है। ट्रेजो सड़क पर पुलिस रोकने के लिए स्पाइक स्ट्रिप बिछा देता है। उधर क्रिस ट्रक के अंदर तेजी से सामान चेक कर रहा है, हर चीज पर ध्यान दे रहा है और छोटे छोटे डिटेल्स नोट कर रहा है। तभी नील चिल्लाता है, सिर्फ 80 सेकंड बचे हैं। क्रिस पीछे से बाहर निकलता है। जिस लिफाफे के लिए ये सब हो रहा था वो मिल चुका होता है। सब लोग एम्बुलेंस की तरफ भागने लगते हैं। हर कदम पर एड्रेनालिन फैल रहा होता है। लेकिन तभी वेनग्रो एक गार्ड के चेहरे पर गोली मार देता है। नील ये देखकर भड़क जाता है और दूसरे गार्ड को खुद गोली मार देता है। अब सिर्फ एक गार्ड बचता है। माइकल उस पर बंदूक तानता है, नील की तरफ इशारा करता है। नील बिना रुके उसके सीने में 2 गोलियां दाग देता है क्योंकि वो एक भी सबूत पीछे नहीं रखना चाहते। सब एम्बुलेंस की ओर दौड़ते हैं। नील अंदर से उबल रहा है। उसका गुस्सा और स्ट्रेटेजी दोनों ही हाई टेंशन में है। वेनग्रो की इस हरकत से वो बहुत नाराज है, लेकिन उसे पता है कि अभी भागना ही सबसे सही मूव है। जैसे ही टीम वहां से निकलती है, सामने से पुलिस कारें आ जाती हैं। पुलिस ऑफिसर्स को स्पाइक स्ट्रिप दिखाई नहीं देते और सब कारों के टायर पंचर हो जाते हैं और गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नील और उसकी टीम एम्बुलेंस छोड़ते हैं और पास खड़ी एक स्टेशन वैगन में बैठकर फरार हो जाते हैं, जो कि सब कुछ उनके ही प्लान के हिसाब से हुआ है। डकैती के बाद क्रिस एक आखिरी काम करता है। वो एम्बुलेंस के अंदर बम लगा देता है ताकि पुलिस वालों एम्बुलेंस के अंदर से कोई सबूत नहीं मिले। उसी शाम नील मिलता है अपने मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट नेट से। नेट उसे पूरी सच्चाई बताता है। जो लिफाफा उन्होंने चुराया था उसमें $1.6 मिलियन के बॉन्ड थे। ये बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के हैं। उस कंपनी को चलाता है एक चालाक बिजनेसमैन रोजर। नेट कहता है, मैं एक मीटिंग सेट करवा देता हूँ। रोजर किसी आदमी को भेजेगा जो बॉन्ड को कैश में बदलेगा। नील थोड़ी देर सोचता है, स्ट्रेटेजी एनालाइज करता है और आगे की प्लानिंग करता है। इतना ही नहीं, नेट नील को एक और बड़ी जॉब के बारे में भी बताता है। ये काम केल्सो नाम के आदमी ने ऑफर किया है। पेमेंट कम से कम $10 मिलियन। नील को पता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट हाना और उसकी टीम डकैती वाली जगह पर पहुंचती है। जांच शुरू होती है। हाना सिर्फ सीन देखकर ही समझ जाता है ये काम किसी आम चोर का नहीं है। ये लोग प्रोफेशनल हैं। इन चोरों की टाइमिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब परफेक्ट है। वो अपनी टीम को साफ ऑर्डर देता है कि मुखबिरों और दलालों से बात करो, हर तरफ से जानकारी निकालो और पता लगाओ कि ये सारा पैसा आखिर संभाल कौन रहा है। हाना जानता है कि जब तक पैसे की चेन नहीं टूटेगी तब तक ये लोग हाथ नहीं आएंगे।
अब कहानी फिर नील पर लौटती है। शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटे से डाइनर में गिरोह के बाकी लोग नील का इंतजार कर रहे होते हैं। माहौल थोड़ा अजीब होता है, सब चुप है। वेनेग्रो भी वहीं बैठा होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि कुछ गड़बड़ है। नील जैसे ही वहां पहुंचता है, बिना कुछ बोले सीधे वेनेग्रो पर टूट पड़ता है। वो सबके सामने उसे पीटना शुरू कर देता है। नील गुस्से में है क्योंकि इस डकैती में 3 गार्ड मारे जा चुके हैं। अब उसे अच्छे से पता है कि पुलिस पूरी ताकत से उनके पीछे पड़ेगी और ये सब वेनेग्रो की वजह से हुआ है। थोड़ी देर बाद डाइनर खाली हो जाता है, सब लोग निकल जाते हैं। नील वेनेग्रो को अकेला पकड़ लेता है। वो उसे जमीन पर पटक देता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है, आज वो वेनेग्रो को मारने वाला है। नील बंदूक निकालता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, तभी उसकी नजर पास से गुजरती एक पुलिस कार पर पड़ती है। पुलिस की गाड़ी बिना रुके आगे निकल जाती है। नील जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वेनेग्रो वहां से गायब हो चुका होता है। नील और उसके आदमी पूरा इलाका छान मारते हैं, हर गली हर कोना देखते हैं, लेकिन वेनेग्रो का कोई अता पता नहीं मिलता। नील समझ जाता है कि ये गलती आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है क्रिस के घर का सीन। क्रिस घर पहुंचता है। वहां उसकी पत्नी चार्लीन पहले से ही गुस्से में होती है। डकैती के बाद जो पैसा आया होता है वो चार्लीन की उम्मीद से बहुत कम होता है। चार्लीन को पता है क्रिस बैंक लूटने का काम करता है। दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। चार्लीन को लगता है कि क्रिस उससे कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह कहानी फिर पुलिस की तरफ जाती है। लेफ्टिनेंट हाना और ड्रकर हाना के एक पुराने मुखबिर अल्बर्ट टोरेना के कबाड़ खाने पर रेड मारते हैं। वहाँ माहौल काफी टाइट हो जाता है। हाना अल्बर्ट को साफ साफ धमकी देता है, या तो सच बोलो या सीधे जेल जाओ। डर के मारे अल्बर्ट उठ जाता है। वो बताता है कि उसका भाई रिचर्ड नील से कोरटाउन के एक बार में रात 2 बजे मिलने वाला है और उसके पास इस केस से जुड़ा एक बहुत अहम सुराग हो सकता है। अब सीन कट होता है नील की तरफ। नेट का साथी केल्सो नील से मिलने आता है। केल्सो नील को एक नई बैंक डकैती की जॉब ऑफर करता है। वो बताता है कि कुछ खास दिनों में उस बैंक में कम से कम $10 मिलियन होते हैं। नील पहले ही मना कर देता है। बैंक लूटना मतलब पूरे शहर की पुलिस से सीधा पंगा लेना, और नील जानता है कि ये काम कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन केल्सो एक ट्विस्ट देता है। वो कहता है उसे अलार्म सिस्टम से छेड़छाड़ करना आता है। वो अलार्म को 15 मिनट तक रोक सकता है और 15 मिनट उनके लिए बहुत है, और उसके पास बैंक की सारी डिटेल्स है। अब नील सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद नेट नील को रोजर का फोन नंबर देता है। अब बॉन्ड के पैसे वसूलने का टाइम आ चुका है। रात को जब नील अपने अपार्टमेंट लौटता है तो देखता है क्रिस लिविंग रूम के फर्श पर सो रहा है। नील उसे जगाता है और पूरी प्लानिंग बताता है। पहले रोजर से चुराए गए बॉन्ड के पैसे निकालेंगे और उसके बाद केल्सो वाली बैंक डकैती करेंगे। क्रिस चुपचाप सुनता रहता है। उसे पता है अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद नील बॉन्ड के ट्रांसफर की पूरी सेटिंग कर देता है। सब कुछ इतना साफ प्लान होता है कि सामने वाला जरा भी शक न करे। कुछ दिन बीते हैं। नील खुद रोजर को फोन करता है और सीधा बोलता है बॉन्ड चाहिए तो कैश लेकर आओ। रोजर मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है। वो सब एक ड्राइव इन मूवी थिएटर में मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर एक और टेंशन वाली खबर आती है। नील को पता चलता है कि चार्लीन क्रिस की पत्नी एक होटल में एलन मार्सियानो नाम के आदमी के साथ है। नील खुद वहां जाता है। चार्लीन से आमने सामने बात करता है। वो उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है, क्रिस को एक और मौका दो, अभी सब कुछ और बिगाड़ने का टाइम नहीं है। चार्लीन चुप रहती है, लेकिन नील की बात उसे हिला देती है। अब सीन कट होता है। हाना एक बार में जाता है और वहाँ रिचर्ड से मिलता है। थोड़ी बातचीत के बाद रिचर्ड एक अहम बात बता देता है। वो कहता है माइकल नाम का एक आदमी है जो बड़ी बड़ी डकैतियों में शामिल रहता है। ये सुनते ही हाना चौकन्ना हो जाता है। उधर नील भी खाली नहीं बैठा। वो अपनी टीम को कॉल करता है और साफ ऑर्डर देता है, माइकल के साथ घूमने वाले हर एक आदमी पर नजर रखो, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। अब रात होती है। नील अपनी कार लेकर ड्राइव इन मूवी थिएटर पहुंचता है, वही जगह जहां रोजर ने डील फिक्स की है। चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है और गाड़ियों में लोग बैठे हैं, पर नील का फोकस सिर्फ डील पर है। थोड़ी देर में एक पिकअप ट्रक आता है। डिलीवरी वाला उतरता है और पैकेज लेकर नील की कार की तरफ बढ़ता है। नील शांत आवाज में कहता है पैकेज रखने से पहले अपने हाथ ऊपर रखो। ड्राइवर ऐसा ही करता है। वो समझता है कि यही प्रोसेस है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी पिकअप ट्रक के पीछे एक आदमी मशीन गन के साथ छुपा बैठा है। नील को हवा में ही खतरे की बू आ जाती है। उसे समझ आ जाता है ये डील साफ नहीं है और अब अगले कुछ सेकंड में या तो पैसा मिलेगा या खून बहेगा। प्रोजेक्शन बिल्डिंग की छत पर क्रिस पहले से हथियार लेकर निशाना लगाए बैठा होता है। उसी की नजर अचानक पिकअप ट्रक के पीछे छुपे एक हथियार बंद आदमी पर पड़ती है। क्रिस को देर नहीं लगती। वो तुरंत नील को वार्निंग देता है। नील जैसे ही उस आदमी को देखता है, बिना एक सेकंड सोचे अपनी कार फुल रिवर्स में डाल देता है और सीधे पिकअप ट्रक में ठोक देता है। उसी पल क्रिस घूमता है, निशाना साधता है और पिकअप ट्रक पर गोलियां बरसाने
लगता है। अब पूरी जगह गोलियों की आवाज से गूंज जाती है। वो हत्यारा भी पीछे नहीं रहता। वो मशीन गन से नील की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। तभी क्रिस पीछे से उसे गोली मार देता है। हत्यारा लड़खड़ाता है। नील मौका नहीं छोड़ता। वो अपनी कार आगे बढ़ाता है और हमलावर को कुचल देता है। उधर माइकल देख लेता है कि पिकअप ट्रक का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलने वाला है। माइकल तुरंत उसे गोली मार देता है। सब कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है। नील जल्दी से पैकेट खोलकर देखता है और उसका खून खौल उठता है। अंदर कैश नहीं, सिर्फ कागज होता है। नील समझ जाता है उन्हें फंसाया गया है। वो गुस्से में सीधे रोजर को फोन करता है और साफ धमकी देता है, अब तू नहीं बच पाएगा। लेकिन नील, क्रिस और माइकल एक बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान होते हैं। उन्हें नहीं पता कि वेनेग्रो उसी समय रोजर के लिए काम करना शुरू कर चुका है। और इससे भी खतरनाक बात, वेनेग्रो एक सीरियल किलर है। वो शहर में युवा वेश्याओं को अपना शिकार बना रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हाना को एक मोटल बुलाया जाता है। वहाँ कूड़ेदान के अंदर एक लड़की की लाश ठूंसी हुई मिलती है। ये वेनेग्रो के शिकारों में से एक होती है। हाना तुरंत समझ जाता है ये कोई आम क्राइम नहीं है, ये आदमी बेहद खतरनाक है। इसी बीच नील और उसकी टीम एक और डकैती करने निकल पड़ती है। इस बार प्लान फिर से परफेक्ट लगता है। माइकल अलार्म सिस्टम को बंद कर देता है। क्रिस तिजोरी तोड़ने में लग जाता है और नील बाहर खड़ा होकर पूरे इलाके पर नजर रखता है। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं होते। सड़क की दूसरी तरफ हाना, उसके जासूस और एक पूरी स्वाट टीम सब कुछ देख रही होती है। अंदर ही अंदर पुलिस इंतजार कर रही होती है कि पूरा अपराध पूरा हो जाए। तभी एक छोटी सी गलती हो जाती। स्वाट टीम का एक जवान बैठते वक्त अपनी बंदूक ट्रक की दीवार से टकरा देता है। नील बाहर खड़ा ये आवाज सुन लेता है। उसका एक्सपीरियंस तुरंत काम करता है। उसे समझ आ जाता है उन पर नजर रखी जा रही है। नील बिना घबराए क्रिस और माइकल को इशारा करता है, अभी निकलो। तीनों बिना कुछ लिए वहीं से निकल जाते हैं। हाना सब देख रहा होता है। वो अपनी टीम को रोक देता है। वो जानता है अभी पकड़ने का फायदा नहीं। साधारण घुसपैठ की सजा असली चोरी से कहीं कम होती है। नील और उसकी टीम बच निकलते हैं। कुछ देर बाद हाना और उसकी टीम नील, क्रिस और माइकल को शहर में घूमते हुए फिर से देखते हैं, जैसे अगला बड़ा काम ढूंढ रहे हो। अब खेल साफ है। एक तरफ नील जो हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हाना जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। टक्कर अब दूर नहीं है। नील और उसकी टीम जैसे ही वहाँ से निकलती है, हाना और उसके साथी तुरंत घटना स्थल पर पहुँचते हैं। वो अगली चोरी के बारे में सुराग ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में हाना को एक बात साफ समझ आ जाती है। नील का इलाके का निरीक्षण असल में चोरी के लिए नहीं था। वो सिर्फ एक धोखा था ताकि पुलिस खुद बाहर निकल आए और अपनी पोजीशन दिखा दे। उधर नील भी कोई बेवकूफ नहीं है। वो छुपकर जांच में लगे पुलिस वालों की तस्वीरें लेता है। फिर नेट की मदद से हाना और उसकी पूरी टीम की पहचान कर लेता है। कुछ समय बाद नील केल्सो वाली बैंक डकैती की प्लानिंग लेने नेट से मिलता है। नेट उसे साफ साफ बताता है, ये जो आदमी तुम्हारे पीछे है उसका नाम विंसेंट हाना है। इसने बड़े बड़े अपराधी पकड़े हैं। इसका रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। नील सब सुनता है लेकिन पीछे नहीं हटता। उसके हिसाब से $10 मिलियन के लिए ये रिस्क लेना बनता है। दूसरी तरफ लॉस एंजल्स की एक सड़क पर हाना खुद एक सर्विलांस टीम के साथ नील का पीछा करने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो नील को एक मामूली ट्रैफिक रूल ब्रेक के लिए रोक लेता है। हाना बड़े आराम से नील से कहता है, चलो पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी लेते हैं। नील मान जाता है। रेस्टोरेंट में दोनों आम लोगों की तरह बैठते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं और जिंदगी पर बात शुरू होती है। हाना अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में बताता है, कैसे उसका काम उसकी शादी खा गया। नील भी अपनी बात रखता है। वो कहता है वो भी अकेला है, कोई परिवार नहीं, कोई लगाव नहीं। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन बात के अंत में दोनों एक सच्चाई मान लेते हैं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो वे बिना हिचक एक दूसरे को मार देंगे। इधर पर्दे के पीछे वेनेग्रो खेल बिगाड़ने में लगा होता है। वो चुपचाप रोजर से मिलता है और कहता है, मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। उधर नील का आदमी ट्रेजो उसे फोन करता है और बताता है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है। नील उसे घबराने नहीं देता। उसे सिखाता है कि पुलिस से कैसे बचना है। कुछ समय बाद एक ढाबे पर नील की नजर अपने पुराने दोस्त डोनाल्ड पर पड़ती है। डोनाल्ड एक एक्स कॉन है, अब सीधी जिंदगी जी रहा है। नील उससे बात करता है और उसे ड्राइवर की जॉब ऑफर करता है ट्रेजो की जगह। डोनाल्ड थोड़ा सोचता है और फिर हाँ कर देता है। लेकिन ट्रेजो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोजर के आदमी उसकी पत्नी पर हमला कर देते हैं। ट्रेजो मजबूर हो जाता है। उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो नील से विश्वासघात करने को मजबूर हो जाता है। रोजर का एक आदमी ह्यू बेनी पुलिस को सब बता देता है कि नील किस बैंक को लूटने वाला है। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है। नील, माइकल और क्रिस बैंक में एंटर करते हैं। सब कुछ सेकंडों में होता है। क्रिस कैशियर काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखता है, फिर अचानक मुड़ता है और एक गार्ड को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। पूरा बैंक सन्न रह जाता है। बैंक के अंदर अपूरा कंट्रोल नील और माइकल के हाथ में होता है। दोनों जोर से चिल्लाते हैं, सब लोग नीचे लेटो। अभी जो भी अंदर है डर के मारे जमीन पर लेट जाता है। गार्ड्स के हथियार छीन लिए जाते हैं। नील सीधा बैंक मैनेजर के पास जाता है। बात करने का टाइम नहीं। वो उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और तिजोरी की चाबी छीन लेता है। चाबी वो तुरंत क्रिस को देता है। क्रिस डबल डोर वाली तिजोरी खोलता है, अंदर से खाली जिम बैग निकालता है और तेजी से पैसे भरना शुरू करता है। प्लान बिल्कुल क्लियर है। 3 बैग, हर
हर बैग में $40 लाख। नील लॉबी में एक भरा हुआ बैग माइकल को देता है। माइकल बिना रुके सीधे बाहर निकलने की तरफ बढ़ता है। उसी समय एक जासूस के फोन पर कॉल आती है। दूसरी तरफ बेनी होता है। वो घबराई आवाज में बताता है बैंक में डकैती चल रही है। अब सब कुछ तेजी से बदलता है। जासूस तुरंत हाना को खबर देता है। दोनों गाड़ी में कूदते हैं और फुल स्पीड में बैंक की तरफ दौड़ते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तब तक नील और उसका गिरोह बैंक से बाहर निकलना शुरू कर चुका होता है। माइकल सबसे पहले भागने वाली कार तक पहुंचता है। ड्राइवर सीट पर डोनाल्ड उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रिस सबसे आखिर में निकलता है। नील सड़क पार करता है और पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी क्रिस की नजर सड़क की दूसरी तरफ खड़े हथियार बंद पुलिस वालों पर पड़ती है। बिना सोचे क्रिस गोली चला देता है। लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हैं। उसी पल हाना और बोस्को फुटपाथ से क्रिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। क्रिस मुड़कर जवाबी गोली चलाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के बावजूद बोस्को गोली लगते ही गिर जाता है और वहीं मारा जाता है। उधर हाना बोस्को की नब्ज चेक करती है और सब समझ जाती है। अब सीन और भी खतरनाक हो जाता है। छिपने से बाहर निकलकर माइकल साइड विंडो से ड्रकर और कैसल्स पर गोली चलाता है। ड्रकर सड़क के कोने तक दौड़ता है और भागती हुई कार के एक टायर पर गोली मार देता है। टायर फटा है। ड्रकर और कैसल्स डोनाल्ड को गोली मार देते हैं। डोनाल्ड वहीं मर जाता है। कंट्रोल खो चुकी कार एक खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। नील, क्रिस और माइकल फौरन कार से बाहर कूदते हैं। अब उनके चारों तरफ पुलिस है। बैरिकेड के पीछे से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। तीनों आगे बढ़ते हुए जवाबी गोली चलाते हैं। पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन चुका है। भागते भागते माइकल नील और क्रिस से अलग हो जाता है। क्रिस सबसे पहले एक चेक पॉइंट तक पहुंचता है, लेकिन तभी एक जासूस की गोली उसके कंधे में लग जाती है। क्रिस गिरने ही वाला होता है, लेकिन नील उसे संभाल लेता है। नील उसे अपने कंधे पर लाद कर पास के पार्किंग लॉट में ले जाता है। तभी अचानक दो पुलिस अफसर कोने से सामने आ जाते हैं। नील बिना रुके दोनों पर गोली चला देता है और तभी सामने आता है विंसेंट हाना। नील हाना पर फायर करता है, लेकिन गोली चूक जाती है। नील किसी तरह क्रिस को एक कार की पिछली सीट पर डालता है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और गाड़ी भगाकर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ ट्रकर और कैसल्स माइकल का पीछा करते रहते हैं। जब लोग पास के एक चौक से जान बचाकर भागते हैं तो अफरा तफरी में एक छोटी लड़की पीछे छूट जाती है। माइकल भागते भागते एक पानी के फव्वारे से टकराकर गिर पड़ता है। वो खुद को संभालता है और पास खड़ी लड़की को पकड़कर उसे इंसानी ढाल बना लेता है। माइकल सामने खड़े ट्रकर और कैसल्स पर फायरिंग करता है। उसी पल पीछे से हाना आ जाता है। बिना किसी चेतावनी के हाना सटीक गोली चलाता है और माइकल वहीं ढेर हो जाता है। हाना तुरंत लड़की को पकड़कर वहां से सुरक्षित बाहर खींच ले जाता है, जबकि बाकी पुलिसकर्मी माइकल के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ नील घायल क्रिस को बॉब के पास ले जाता है, जो उसका भरोसेमंद डॉक्टर और सहयोगी है। बॉब चुपचाप क्रिस के घाव का इलाज करता है। इसके बाद नील सीधे ट्रेजो के घर पहुंचता है। नील उसे मारने आया होता है क्योंकि उसे यकीन है कि ट्रेजो ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन नील बहुत देर से पहुंचता है। ट्रेजो बुरी तरह पीटा हुआ होता है और मौत के करीब होता है। आखिरी सांसों में वो नील को सच्चाई बताता है। वाइनग्रो और रोजर ही सबके जिम्मेदार हैं। गुस्से से भरा नील सीधे रोजर के घर जाता है। वो खिड़की से एक कुर्सी फेंकता है और बिना एक पल सोचे रोजर को मार डालता है। इधर चार्लीन को पुलिस एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है। सार्जेंट ड्रकर उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है, अगर उसने अपने पति को पुलिस के हवाले नहीं किया तो उस पर सह अपराधी होने का केस चलेगा। आखिरकार क्रिस नए हेयर स्टाइल के साथ सामने आता है, जो उसकी पहचान छुपाने का तरीका होता है। शादी में तनाव के बावजूद उसकी पत्नी उसे पुलिस की जानकारी दे देती है। क्रिस समझ जाता है कि अब बचने का एक ही रास्ता है और वो तुरंत भाग निकलता है। अब नील अपनी नई प्रेमिका एडी से देश छोड़ने के लिए साथ चलने की गुजारिश करता है। उसका प्लान न्यूजीलैंड भागने का होता है, लेकिन तभी नेट से उसे वाइनग्रो के ठिकाने की खबर मिलती है। यही नील एक बड़ी गलती कर बैठता है। बदला लेने के चक्कर में वो अपनी सारी सावधानी भूल जाता है। नील सीधे होटल में घुसता है, वाइनग्रो को उसके कमरे में मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। हाना ह्यू बेनी को पीट कर उससे जानकारी निकलवाता है और जान जाता है कि वाइनग्रो कहाँ रहता था। वो तुरंत एक जांचकर्ता को वहाँ भेजता है। दूर से हाना देखता है, एडी चुपचाप नील की कार में बैठी इंतजार कर रही है। हाना को शक हो जाता है। वो एडी के पास जाता है और उससे बात करता है। इसी दौरान नील इमारत से बाहर निकलता है और अपनी कार की तरफ बढ़ता है। तभी उसे एहसास होता है हाना ने उसे देख लिया है। अब शिकार और शिकारी दोनों आमने सामने हैं। नील तुरंत हवाई अड्डे की बाहरी बाट फांदता है और कार्गो टर्मिनल की तरफ भागता है। हाना उसका पीछा करता है। कुछ दूरी पर दोनों के बीच गोलियां उछलती हैं। अंधेरे और शोर के बीच नील किसी तरह नजर से ओझल हो जाता है, लेकिन अब खेल अपने आखिरी और सबसे खतरनाक दौर में दाखिल हो चुका है। हन्ना उसका पीछा करता है और अंधेरे में दोनों के बीच चूहे बिल्ली का बेहद तनावपूर्ण खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही नील फायर करने के लिए बाहर आता है, हन्ना उसकी परछाई देख लेता है और एक पल भी घमवाए बिना पहले गोली चला देता है। गोलियां नील की छाती को चीरती हुई निकल जाती है। हन्ना नील का हाथ थाम लेता है, क्योंकि वह जानता है कि नील जैसा इंसान उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी और में नहीं देखा। मरने से पहले दोनों कुछ पल खामोशी में साथ बिताते हैं। दो दुश्मन जो
जो एक दूसरे को सबसे बेहतर समझते थे। यहीं पर नील की कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही दमदार फिल्म कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।